हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और ऐसा कि आप जानते हैं कि सीटेट फर्स्ट फेज का आपका एग्जाम हो चुका है और बहुत ही आसान उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। उसी तरह के क्वेश्चन आपको सेकेंड फेज में भी आपको आने वाले हैं। तो चलिए, जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा कसर है उसको भी हम लोग निकाल देते हैं। तो चलिए, आपको पेपर फर्स्ट से जो भी मैथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आने की संभावना रखते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कोई भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है कि लकड़ी के बक्सों में, यहाँ पर कह रहा है कि कितने पुस्तकों को पैक करना है। कह रहा है कि यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें रखी जाती हैं और एक बक्से का मूल्य जो है 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने में कुल कितना लागत लगेगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कुल पुस्तकों की संख्या कितना है, पुस्तकों की संख्या आपको इतनी है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि एक जो बक्से में है ना, वो आपको 98 पुस्तकें भरी जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बक्सों की संख्या के बारे में बात करें कि कितने बॉक्स होंगे, यहाँ पर इतने पुस्तकें हैं और एक बॉक्स में इतनी संख्या में भरी जा रही पुस्तकें, तो यदि हम इसमें भाग देते हैं इससे, तो यहाँ पर आपको बॉक्सों की संख्या निकल जाएगी। यदि हम 98 से इसमें भाग देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बॉक्स आसानी से निकल जाएंगे। ये आपको बॉक्स की संख्या हो गई। इसमें आप इसे भाग दीजिएगा तो ये आपका जाएगा 105 बनेंगे। ये आपका जाएगा 105 बार में, अर्थात बॉक्स की संख्या क्या हो गई, 105 हो गई। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बॉक्स का जो कीमत है वो आपको 518 है। एक बॉक्स का कीमत कितना है, 518 है। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि 105 बॉक्स का कीमत कितना होगा। तो 105 में आपको क्या करना है, 518 से गुणा करा देना है और जो आएगा वही आपको यहाँ पर कीमत हो जाएगी सभी बॉक्स को पैक करने का। तो ये आएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतना तो गुणा गणित आप कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें 11 से भाग दें और यहाँ पर 13 में 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें यदि आप 11 से भाग दीजिएगा ना, तो इसमें आपको एक शेष बचेगा और इसमें यदि आप 13 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2 शेष बचेगा और उन्हीं का योग कर रहा है। तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना है, सिर्फ भाग देना है। भाग दिएगा तो आसानी से भाग दे सकते हैं। 11 से भाग दिएगा तो 1 बचेगा, पुनः 11 एक बार में जाएगा। अब पुनः क्या आएगा, 0 रखना पड़ेगा, तब 12 उधर पे आएगा, एक बार जाएगा तो एक क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ इसका सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज सबसे छोटा कहने का अर्थ क्या हुआ, एलसीएम, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पर कह रहा है कि गुणनखंड का गुणनफल अर्थात सार्वगुणनखंड का जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इनका क्या करना है, आपको गुणनफल यहाँ पर ज्ञात करना है। इसे आप आसानी से निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखिए, कैसे इसको आप निकालेंगे एचसीएफ। ध्यान दीजिए, एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकालने के लिए इसको आप 2 पार्ट में तोड़िए, क्या हो जाएगा, 5 × 30 हो जाएगा। उसी तरह से इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि आप तोड़ते हैं तो 6 × 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 × 6। उसी तरह से इसको आप तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपको यहाँ निकालना है एचसीएफ। क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। ध्यान दीजिए, इसमें भी एक कॉमन है, इससे में भी एक कॉमन है और इसमें भी 6 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एचसीएफ क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट दे। तो 6 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 30 को भी काटेगा, 36 को भी काटेगा और 42 को भी काटेगा। अब यहाँ पर आपकी एलसीएम की बात आती है। एलसीएम आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसको ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए और गुणा कराइए। इसमें क्या है, 7 और 6 है, जो इसमें है उसको नहीं लेना है और उसके अलावा जो बचता है उसको इसमें शामिल करना है। तो 7 और 6 के अलावा यहाँ पर देखिए, एक 6 ये है, एक 6 ये है, यहाँ पर सिर्फ एक ही 6 है ना, तो एक 6 को छोड़ देंगे और एक 6 को क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ 5 है और 6 है। 6 तो ऑलरेडी इसमें है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, 5 नहीं है तो 5 को हम लोग लेंगे और 5 से यहाँ पर आपको गुणा करा देना है और जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि हम गुणा कराते हैं तो 6 × 5 = 30 आएगा और 30 से गुणा कराइएगा तो
3 दूना के 6 और 4 दिए 12, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, एलसीएम हो गया, और इसी का आपको गुणा कराना है। इसका जो गुणा कराइएगा जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का आपको गुणा कराना है। यही यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पर जो गुणनफल है क्या होगा। तो यहाँ पर आप 6 से गुणा करा दीजिए तो 6 के क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 दूना के 12, 12 3 15 और 6 का 6 और 1 7 हो जाएगा, अर्थात 75 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में है तो बहुत ही आसानी से एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न भी निश्चित है कि एक पूछा आता है, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम 84 के गुणनखंडों की बात करें, 84 गुणनखंडों तो क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 84 के गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो, 7 के गुणज अर्थात 7 से वो कट सके तो कौन सी गुणज होगी, वो 7 होगा, 14 होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ध्यान दीजिए 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 28 के बाद क्या आएगा जो इससे कटेगा, वो आएगा आपको 42, और उसके बाद क्या आएगा 84 आएगा। और इन्हीं का आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। कह रहा है कि इसका योग बताइए, तो इसे आप यदि जोड़ते हैं तो जोड़िएगा तो 196 आएगा, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न निश्चित है कि एक आपसे पूछा नहीं जाता है, तो ध्यान से इसे देखिएगा, ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए कह रहा है कि जब दिल्ली में समय आपको कह रहा है कि 8:49 है, यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली में जो समय है ना वो कितना है 8:49 है, और ये आपका पीएम में है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है, अर्थात जो सिडनी के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि अगले दिन क्या कह रहा है, अगले दिन के बारे में कह रहा है कि अगले दिन कितना बज रहा है, 1:19 AM हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका टाइमिंग हो रहा है। तो आगे कह रहा है कि यदि दिल्ली में समय 11:19 हो, यदि दिल्ली में कह रहा है कि समय जो हो 11:19 AM हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिडनी में क्या समय होगा वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सिडनी में क्या समय होगा, उसको आप बताइए। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा इसमें ध्यान दीजिए, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से देना है। अब देखिए क्या प्रश्न कर रहा है, कह रहा है कि दिल्ली में इतना आपको बज रहा है 8:49 PM हो रहा है, और यहाँ पर आपको सिडनी में अगले दिन का 1:19 AM हो रहा है। ध्यान दीजिए ये 8 है ना, 8 से 12 जाएगा और 12 के बाद जाएगा तो क्या आएगा, ये PM AM में हो जाएगा। तो यहाँ से 8 से 12 जाने में कितना घंटा का टाइम लग रहा है, यहाँ पर कितने घंटे का टाइम लग रहा है, 3 घंटे 11 मिनट का। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना लग रहा है, अगले दिन में जाने के लिए 3 घंटे 11 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, 3 घंटे 11 मिनट का। और अगले दिन में 1 घंटे 19 मिनट, अगले दिन में कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटे 19 मिनट। तो इनके हम लोग अंतर निकाल रहे हैं कि समय का अंतर कितना है। यहाँ आप समय का अंतर निकालिएगा तो इसका कितना आ रहा है, 3 घंटे 11 मिनट, और अगले दिन में कितना है उसका समय 1 घंटे 19 मिनट और लेट है। तो इसमें हम लोग यदि जोड़ देते हैं तो टोटल यहाँ से जो लेट टाइम है इसका आपको पता चल जाएगा। तो इसे आप जोड़िए, यहाँ पर आप यदि जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ पर 4 घंटे, अर्थात 4 घंटे 30 मिनट की लेट हो रही है। 4 घंटे 30 मिनट का लेट है, क्योंकि जब 8 बज रहा है तो 4 घंटे आपको 30 मिनट क्या है आगे टाइम है सिडनी का। उसके बाद अब यहाँ पर आप दिल्ली में निकाल सकते हैं, दिल्ली 11:19 AM हो रहा है, तो इसमें आपको 4 घंटे 30 मिनट क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको 4 घंटे 30 मिनट इसमें जोड़ देना है, और जो आएगा वही आपका सिडनी का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे जोड़िएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 30 मिनट है ना, यहाँ पर आपको 30 मिनट है, इसे आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 49, ठीक है। और इसे आप जोड़िएगा तो 11 4 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 11 4 15 अर्थात 15:49। 15:49 कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए 15:49 कहने का अर्थ क्या हुआ, 3:49, 3:49। अब 3:49, तो ये ध्यान दीजिए क्या है, AM है ना, ये आपका AM है, और यहाँ पर 3 बज रहा है, क्या हो जाएगा PM में हो जाएगा ना। तो ये आपका 3:49 PM हो जाएगा। तो 3:49 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न एक आपको पूछा ही जाता है, और मैं ऐसा करता हूँ कि अब आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको निश्चित है कि एक आपको पूछा जाता है मानचित्र से। ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि जो है जमीन पर आपको 125 किलोमीटर कह रहा है कि जो आधा सेंटीमीटर दूरी जो मानचित्र पर है ना वो आपको भूमि पर 125 किलोमीटर हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो नगरों के बीच की दूरी आपको 2000 किलोमीटर है, बीच की दूरी कितना है, दो नगरों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है, ये कोलकाता है और इनके बीच की दूरी जो है 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर वही दूरी कितनी होगी यही यही आपको यहाँ पर बताना है। आप इसे आसानी से बता सकते हैं, कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये आपको 125 किलोमीटर है, ये आपका क्या है 125 किलोमीटर है। 125 किलोमीटर में किस अंक से गुणा करें कि ये 2000 हो जाए, तो यदि हम इसमें 16 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं, यदि हम इसमें 16 से गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2000 किलोमीटर। और उसी तरह से यहाँ पर हमने 16 से गुणा किया है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 16 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात 1/2 में हम लोग को 16 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे 2000 हो जाएगा, तो ये भी आपको जितना आपको हो जाएगा टाइम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये है कि मानचित्र पर जब 8 सेंटीमीटर खींचा जाएगा कोई लकीर तो वो 2000 किलोमीटर को इंडिकेट करेगी। बस इतना ही बात है। इसे आप इस तरह से, यदि आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो और भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर चूंकि और इसलिए की बात करें तो चूंकि 125 ठीक है ना किलोमीटर किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आधा सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रहा है ना, इसलिए यदि हम बात यहाँ पर करें कि 1 किलोमीटर के बारे में बात करें कि 1 किलोमीटर कितना को इंडिकेट करेगा, अर्थात 1/2 गुणा आपका 125 ठीक है ना, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर को इंडिकेट करेगा। उसी तरह से यदि हम बात करें यहाँ पर 2000 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए 2000 किलोमीटर किसको इंडिकेट करेगा, तो इसमें आपको गुणा करा देना है, अर्थात 1/250 और गुणा आपका 2000 ठीक है। तो इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, अर्थात 8 सेंटीमीटर को इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और नहीं भी हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको निश्चित है कि पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है या फिर गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि 25 का शतांश 100वां अंश 20/100 है, सही बात है। आगे कह रहा है कि 0.57 इसके बराबर है, हाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद कोई भी शून्य लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके नंबर में, ठीक है ना। आगे कह रहा है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल इतने मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, नहीं ये गलत है। यदि हम इसकी जो है वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालें तो ये आपका 900 आएगा और यहाँ पर इसकी यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो ये आएगा 9000 ठीक है ना, और दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो वास्तव में ऑप्शन सही यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2009 मिलीलीटर 2 लीटर 9 मिलीलीटर तो ये आपका सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये ऑप्शन गलत नहीं है, यहाँ पर इसके अनुसार तो यही सही है, लेकिन आपको जो मौजूदा स्थिति है वो आपको गलत है, ये गलत है, यहाँ पर गलत को ही आपको सही करना है, तो जो गलत है वही इसका सही ऑप्शन है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है कि निश्चित आपको एक बुझाता है। कह रहा है किसी विद्यालय में यहाँ पर 660 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर कुल विद्यार्थी की बात करना है कि 660 हैं। आगे कह रहा है कि इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। यहाँ पर यदि हम बॉय की बात करें तो बॉय कितने हैं, इन विद्यार्थियों के 2/3 हैं, अर्थात जो 660 है ना इसके 2/3 क्या है आपको यहाँ पर लड़के हैं। आगे कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। यदि लड़कों में खिलाड़ी के बारे में बात करें, यदि हम बॉय में जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करें तो वो 3/4 है, तो जो बॉय में खिलाड़ी है वो 3/4 है, अर्थात 3/4 कहने का अर्थ क्या हुआ 660 गुना 2/3 का 3/4 यहाँ पर क्या है लड़कों में खिलाड़ी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6 330। तो यहाँ पर आपको कितने खिलाड़ी मिले 330 आपको यहाँ पर खिलाड़ी हो गए लड़कों में। आगे कह रहा है ध्यान दीजिए कि और लड़कियों की संख्या
का एक चौथाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पर बॉय कितने हो गए, इतना। यहाँ पर यदि हम गर्ल की बात करें, लड़कियों के बारे में बात करें, तो 2/3 क्या है, 2/3 आपको यहाँ पर बॉय हो गए, तो यहाँ लड़कियां कितनी हो गई, 1/3 हो गई। अर्थात 660 का 1/3 क्या है, लड़कियां हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, यहाँ पर 2/3 क्या है, लड़के हैं। 1 के 2/3, तो 1 में से 2/3 घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या आएगा, 3 में से 2 घटेगा 1, अर्थात 1/3 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो यहाँ पर 660 के 1/3 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। और आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या, एक चौथाई खिलाड़ी है। इनकी जो संख्या है ना, इनकी खिलाड़ी, यदि इनमें खिलाड़ी, ये तो लड़कियों की संख्या हो गई, लेकिन लड़कियों में खिलाड़ी की बात करें तो जितनी लड़कियां हैं ना, उनकी 1/4 क्या है, इसमें खिलाड़ी है। अर्थात यदि हम लोग खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी आपके ये निकल गई, लड़कियों में खिलाड़ी निकल गई, ठीक है ना। यहाँ पर इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, जहाँ आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 220 हो जाएगा, और 4 से इसे आप भाग दे सकते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, और 4 5 आपका 20 हो जाएगा, अर्थात 55। तो यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ पर कुल खिलाड़ियों की संख्या के बारे में कह रहा है, कुल खिलाड़ियों की संख्या। तो कुल खिलाड़ी अर्थात बॉय में जितने खिलाड़ी हैं वो, और गर्ल में जितने खिलाड़ी हैं वो। तो यहाँ पर बॉय में कितने खिलाड़ी हैं, 330 आपको बॉय में हो गए, और गर्ल में आपको 55 हो गए। टोटल कितने हो गए, 385 हो गए। तो 385 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा आता है। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि रेणु अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रेणु का कमरा है और इसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर है और चौड़ाई आपका 7 मीटर है। तो यहाँ पर सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर बदल लीजिए, तो ये 900 हो जाएगा और ये आपका 700 सेंटीमीटर हो गया। और कह रहा है कि यहाँ पर कि इस फर्श पर यहाँ पर कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइल्स किसी भी बगैर काटे लगाई जा सके। यहाँ पर टाइल्स का साइज दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और कह रहा है कि जो फर्श पर लग रही है टाइल्स उसे काटना न पड़े ऐसा लगाया जाए। तो यहाँ पर कौन सा साइज होगा जो कि उसका सही ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर उसे कट पीस नहीं निकाल रही है, साफ सीधा का सीधा वो वहां पर टाइल्स को फिट करना चाहती है बिना काटे हुए। तो कैसे करेगी, यहाँ पर यदि हम इस कमरे की क्षेत्रफल के बारे में बात करें, जो है ना जहाँ वो बिछाया जाना है टाइल्स, तो क्षेत्रफल उसका कितना है 900 और गुना 700 यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ पर टाइल्स की साइज पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए ये 9 है और ये 7 है, तो ये टाइल्स की साइज क्या हो सकती है, 9/7 इस साइज की टाइल्स हो सकती है। और 9/7 की साइज कितने होंगे टाइल्स की, तो आपको 10,000 की संख्या में यदि टाइल्स हो 9/7 के, तो इस कमरे में लगाए जा सकते हैं। 9 और 7 का गुणा कीजिए, देखिए 2 जीरो इधर है 2 जीरो इधर है, ये 10,000 की संख्या में हो जाएंगे। अर्थात 9/7 के जो टाइल्स हैं 10,000 की संख्या में, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन 9/7 का नहीं है, तो इसमें 9/7 वाला जो है नहीं फिट होगा। जबकि होगा टाइल्स का साइज, यदि इतनी छोटी साइज का हम लोग लगाएं तो भी क्या हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तब आगे हम लोग क्या करेंगे उस पर थोड़ा विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, ये 90 है। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 90 को हम लोग लिख सकते हैं ना 45 और गुना आपको 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये आपका 70 है और 70 को क्या लिख सकते हैं 35 गुना 2 लिख सकते हैं। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जो कॉमन है ना उसको हम लोगों को नहीं विचार करना है, यहाँ पर 45 और 35 पर विचार करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कॉमन था 2 0 2 0, तो उसको हम लोग विचार नहीं किए। यहाँ पर क्या करेंगे उसी तरह से हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग 45 और 35 के बारे में विचार करेंगे। तो ध्यान दीजिए वो टाइल्स आपको 45 और 35 की भी साइज की हो सकती है। तो 45 और 35 का साइज कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः इसे देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या। तो 6 घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे, 6 घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे। तो यहाँ पर 6 गुना 1, यहाँ पर 6 घंटे में आते हैं, घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। अर्थात कुल सेकेंड कितने होंगे 6 घंटे में इतने सेकेंड हो गए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। यहाँ पर मिनटों की संख्या सभी क्या है दिन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक दिन का हम लोग निकालेंगे कि चूंकि एक दिन में मिनट की संख्या, एक दिन में मिनट की संख्या कितनी होगी, एक दिन में मिनट की संख्या, ठीक है।
मिनट की संख्या के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 24 गुना 60 क्या हो गए, मिनट हो गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना इतना जो आपको हो रहा है सेकेंड, वो कितने दिन में होंगे, तो उसी को आपको निकालना है। तो एक दिन में कितना आ रहा है संख्या, इतना संख्या आ रहा है, एक दिन में आपका इतना संख्या आ रहा है, तो कितने दिन में इतना आएगा। तो यदि हम इतने में इतना से भाग दे दें, इतने में क्या करें हम लोग, इतना से भाग दे दें, तो दिनों की संख्या निकल जाएगी आपको आसानी से। अर्थात दिनों की संख्या यदि हमको निकालना हो तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। दिनों की संख्या निकालनी हो तो इसमें हमें भाग देना पड़ेगा। अर्थात 6 गुना 60 में हम लोगों को 24 गुना 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 60 से 60 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 6 चौके 24 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 15 छाका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। 15 छाका 90, 15 छाका यहाँ पर 6 से गुणा ही निकालना है, 15 का जो करते हो 15 ही रह जाएगा। अर्थात दिनों की संख्या कितनी निकल गई, 15 निकल गई, अर्थात 15 दिन के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी आयत की लंबाई, यहाँ पर कह रहा है किसी आयत के बारे में कह रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर वर्ग के बारे में भी कह रहा है, यहाँ पर एक वर्ग के बारे में कह रहा है और आयत के बारे में कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है। यहाँ पर यदि हम इसकी भुजा की बात करें एक, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, जो इसकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई, यहाँ पर कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है 80 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि यदि आयत की चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर है, यदि यहाँ पर कह रहा है इसकी चौड़ाई है कितनी है आपको 20 सेंटीमीटर है, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि कितना अधिक है, अर्थात आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, बस इतना ही आपको बात कर रहा है। ध्यान दीजिए ये आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसलिए ए के बारे में बात करें तो ए कितना हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी आ गई, इस वर्ग की 20 आ गई। तो यहाँ पर इसकी आप लंबाई निकाल सकते हैं, 2 गुना 20 कर सकते हैं, अर्थात इसकी लंबाई कितनी हो गई, 40 हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, आपको 20 हो गई। इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 20 गुना 40 हो जाएगा, तो कितना हो गया 80, अर्थात 800 हो गया। उसी तरह से इस वर्ग की हम लोग निकाले तो इस वर्ग का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अर्थात 20 गुना 20 तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो ये 800 है, ये 400 है, तो कितना अधिक है, 400 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। यदि कोई तकलीफ नहीं हुई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।